जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर है, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है वह जीके का जो है वह सीरीज चल रहा है। इस जीके के सीरीज में हम इतिहास को पढ़ रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत हम मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मौर्य वंश में देखा था कि मौर्य वंश का संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य होता है, जिसकी स्थापना जो है वह कब किया जाता है, तो जिसकी स्थापना जो है वह आपको 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व में, यानी कि मौर्य वंश का जो स्थापना कौन करेगा, तो स्थापना जो है इसका वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य करता है। क्लियर है, कौन करेगा? तो आपको सबसे पहला जो इसका राजा होगा मौर्य वंश का, ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक होता है? इसका शासनकाल आपको 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक का जो है वह आपको चंद्रगुप्त मौर्य होता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके उस वंश को समाप्त कर देता है और उसके जगह पर एक नया वंश का स्थापना करता है, जिसे कहा जाता है मौर्य वंश। क्लियर है? तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। इसके बाद जो इसका जो अगला शासक यानी उत्तराधिकारी जो होगा, इसी का पुत्र होगा, जिसका नाम रहता है बिंदुसार। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश का अगला शासक कौन था? तो बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो शासन काल होगा, ठीक है, वह आपको 298 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक का जो समय रहेगा वह बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठेगा। अच्छा, ये जितने भी वंश हमने एक ट्रिक बताया था, हसीन, मुसुक, सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा राजा बिंदुसार। तो हमने लास्ट क्लास में जो है बिंदुसार के बारे में हमने देख लिया था कि बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह अपनी इच्छा से बिंदुसार को जो है मगध की गद्दी को जो है सौंप देता है। क्लियर है? इसके बाद जो हमने बिंदुसार के बारे में ये भी देखा था कि इसका सबसे जो है आपका 3 पुत्र जो है वो मुख्य रूप से इतिहास में बनल मिलता है, जिसका नाम था, सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुसीम, अशोक और तीस। क्लियर है? कौन? सुसीम, अशोक और तीस। तो हमने पिछले क्लास में अशोक के बारे में थोड़ा सा देखा था कि अशोक जो है वो मगध का महाजनपद, मगध के पास में जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहां पर आपको अवंती महाजनपद होता है। उस अवंती महाजनपद में अशोक वहां पर राज्यपाल के रूप में शासन प्रशासन संभालता है। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कश्मीर में जो है 2 बार भारी जो है विद्रोह होता है और उस विद्रोह को जो है वहां का बड़ा बेटा यानी बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम जो है वह विद्रोह को संभालने में सफल नहीं हो पाता है, जिस कारण से जो है अवंती से अशोक जाता है जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? कश्मीर के एरिया में जाता है और वहां पर विद्रोह को बहुत क्रूरता पूर्वक वह क्या करता है, समाप्त कर देता है। इसलिए जो है बिंदुसार जो है वह अपने शासन काल में किसी प्रकार का जो है वह राज्य को नहीं जीत पाता है। इसलिए से जो है पिता का पुत्र या पुत्र का पिता के नाम से जो है इतिहास में जाना जाता है। क्लियर है? तो ये सब हमने जो है लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। तो अब जो है बिंदुसार के बाद जो मौर्य वंश का अगला शासक होगा वह कौन होगा? तो वह होगा आपका अशोक। तो आज के क्लास में हम अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे। और अशोक चूंकि जो है इतिहास का एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है, तो इसके जो है वो बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अशोक का शासन काल, सबसे पहले बात आता है कि शासन काल जो इसका कब से कब तक हुआ। तो अशोक का शासन काल जो है वह 269 ईसा पूर्व से लेकर के, कब से? 269 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 232 ईसा पूर्व तक, काफी लंबे समय तक शासन करता है। यानी 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक का जो मगध के गद्दी पर बैठेगा वो मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन होगा? अशोक होगा। क्लियर है? तो हम जो है वह अशोक के बारे में आज एक क्लास में पढ़ने वाले हैं और अशोक जो है वह 3-4 क्लास चलेगा। इसलिए आप लोग जो है संयम बनाए रखें, क्योंकि इससे जो है वह काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? तब मौर्य वंश का जो है वो तीसरा शासक कौन होगा? तो तीसरा शासक जो है वह अशोक होगा। तो चलिए हम अशोक के बारे में पहले थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि अशोक के पिता, तो हम समझ रहे हैं कि इसके पिता कौन होंगे। तो अशोक के पिता जो होंगे वो आपको बिंदुसार होंगे और माता का नाम जो है वह आपको शुभदांगी होगा। क्लियर है? और इनके पिता कौन होंगे? तो इनके पिता का जो है वह नाम बिंदुसार होगा। ठीक है, बिंदुसार। और बिंदुसार किसका पुत्र है? बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है पहला शासक, दूसरा शासक बिंदुसार और तीसरा शासक जो है वह अशोक होगा। तो अशोक का जो है सबसे पहले इसका जन्म जो है वह कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है वह 304 ईसा पूर्व, ठीक है, किस जगह पे हुआ था? तो पाटलिपुत्रा, जो अभी आप पटना के नाम से जानते हैं, इस पाटलिपुत्रा को। और पटना जो है अभी बिहार की राजधानी है। तो उस समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा था। तो इसी पाटलिपुत्रा में 304 ईसा पूर्व अशोक का जन्म होता है। और इनकी माता का नाम जो है, ये तो हो गया पिता,
बिंदुसार हो गए पिता, और इनकी माता जो होंगी, कौन माता, तो इनके माता का नाम जो है वह शुभदांगी था। क्या था? शुभद्रांगी। क्लियर है? शुभदांगी जो है इनकी माता, जिसे जो है वह धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। यानी शुभदांगी इनके माता को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है अशोक के बारे में है कि अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व होता है। इनके पिता का नाम बिंदुसार और इनके माता का नाम शुभदांगी, जिन्हें धर्मा के नाम से जाना जाता है। तो इनका ये फैमिली बैकग्राउंड है। ऐसा बौद्ध ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, किसमें? बौद्ध ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि अशोक जो है वह राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को, कितने भाइयों को? 99 भाइयों को जो है वह गला काट करके, यानी कि मार करके एक कुएं में डलवा दिया था। क्लियर है? यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने जो है राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को क्या करता है? हत्या कर देता, और हत्या करने के बाद जो है उसको एक कुआं में डाल देता, और वह कुआं जो है वह आज भी आगम कुआं के नाम से जाना जाता है। और यह आगम कुआं कहाँ रहेगा? पटना में, इसलिए पटना में ही रहेगा। तो उस कुआं में का नाम क्या है? आगम कुआं। और इसी आगम कुआं के नाम पर ही जो है उस एक पूरा जो है वो मतलब एरिया बसा हुआ है, जिसे जो है पटना के आगम कुआं के नाम से हम जाना जाता है। क्लियर? ये आपको गंगा नदी के किनारे वाला एरिया है। आपको आगम कुआं, पटना गए होंगे तो आगम कुआं का नाम भी आप सुने होंगे। ठीक है, तो यह जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह जानकारी जो आपको बौद्ध ग्रंथ से मिलती है कि अशोक अपने राजा बनने के लिए अपने सारे भाइयों को क्या कर देता है? ठीक है, आपको हत्या कर देता है। और हम ऐसे भी पहले भी हम पढ़े थे कि जब कश्मीर में विद्रोह होता है तो आपको अशोक बहुत क्रूरता पूर्वक उस विद्रोह को जो है वो दबाने में सफल होता है, और वहां पर जो बहुत सारे बच्चे को मार देता है, साथ ही स्त्रियों को मार देता है। तो स्टार्टिंग जीवन अगर आप अशोक को देखिएगा तो वह काफी ज्यादा एक क्रूर शासक होगा, इसलिए अपने भाइयों को भी क्या कर देता है? यह हत्या कर देता है। लेकिन यही अशोक जो प्रारंभ में काफी ज्यादा क्रूर शासक है, ठीक है, किसी को नहीं समझता, ये बाद में चल करके इतना शांत हो जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं कि जो बच्चा बहुत ज्यादा बदमाश होता है वह आगे चल करके बच्चा क्या होता है? वह शांत हो जाता है। तो यही अशोक जो है वह आगे चल करके जो है वह शांत हो गए। तो इनका जीवन जो है वह किस प्रकार से परिवर्तन होगा वह हम क्लास में आज देखने वाले हैं। तो बहुत जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज। क्लियर है? तो यह जो है आपका 99 भाइयों को जब हत्या करके आपको एक कुआं में डाल देता है, किस लिए डालता है? तो राजा बनने के लिए। तभी प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये राजा कब बनता है? तो यह अशोक जो है आपको 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में जो है वह अपना राज्याभिषेक कराएगा। ठीक है, राज्याभिषेक कब कराएगा? तो 269 ईसा पूर्व में जो है अपना राज्याभिषेक कराएगा। ठीक है, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कहने का अर्थ यह है जो अपने आप को जो है राजा घोषित कर लेगा। भाइयों को तो मार ही दिया। और राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष, ठीक है, राज्याभिषेक जब 269 ईसा पूर्व में किया तो ठीक 8 साल के बाद जो है वह 261 ईस्वी में, कब? 261 ईसा पूर्व जो है वह आपको उड़ीसा, अभी वर्तमान में उड़ीसा एरिया है, उड़ीसा जो राज्य है, वहीं पर जो आपको कलिंग हुआ करता था। ठीक है, कौन सा एरिया होता था? कलिंग। तो 261 ईसा पूर्व में जो है वह कलिंग की राजधानी, ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, किस पे आक्रमण करता है? तोसली पर आक्रमण करता है। यानी कि राज्याभिषेक हो गया आपको 269 ईसा पूर्व, इसके ठीक 8 साल के बाद यानी कि 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या करता है? अशोक जो है वह आक्रमण कर देता है और पूरे कलिंग को, ठीक है, पूरे कलिंग को क्या करता है? वह अपने अधिकार में ले लेता है। वो अपने अधिकार में ले लेगा। जब आपको हम नंद वंश पढ़ा रहे थे तो नंद वंश में हमने आपको बताया था कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद वो भी जो है वह कलिंग पर आक्रमण करते हैं, लेकिन वह पूरे कलिंग को मगध में मिलाने में जो है सफल नहीं हो पाता, यानी पूरा एरिया मतलब पूरे कलिंग को मगध में नहीं मिला पाता है। ठीक है, तो पहला बार कलिंग पर आक्रमण जो है मगध का जो राजा किया था वो महापद्म नंद थे, और दूसरे बार जो मगध का राजा जो आक्रमण करेंगे कलिंग पर वो कौन होगा? तो मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक होगा। और यह अशोक जो है, यह जो आक्रमण होगा वह आक्रमण जो है वह इतना ही हम जानते हैं कि अशोक जो है पहले से ही क्रूर है, तो वह इतना ज्यादा मतलब कि भीषण नरसंहार फैलाता है कि छोटे छोटे बच्चों को मार देगा, महिलाओं को जो है वह मतलब हत्या कर देगा। क्लियर? मतलब वो कुछ उसको दिखाई नहीं देता, वो पागल टाइप से जो है वह सबको जो है मारने पीटने स्टार्ट कर देता है, और इस प्रकार से जो है पूरे कलिंग पर अपना अधिकार कर लेता है। बात समझ में आए? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक जो है वह कलिंग पर आक्रमण कब करता है? तो 261 ईसा पूर्व।
और उस समय जो है वह कलिंग के राजा कौन होंगे? ठीक है, तो राजा जो होगा जब आक्रमण करेगा तो उनका राजा का नाम था नंदराज। ठीक है, क्या नाम रहेगा? नंदराज। तो इसकी आखिर जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो जो आपको कलिंग आक्रमण की जो जानकारी है, यह जानकारी आपको प्राप्त होती है हाथी गुफा अभिलेख से। किससे प्राप्त होगी? तो जानकारी आपको प्राप्त होगी हाथी गुफा अभिलेख से। और यह हाथी गुफा अभिलेख का जो है निर्माण किसने कराया है? तो इस हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण जो है वह राजा खारवेल ने कराया। किसने कराया है? राजा खारवेल ने। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में आपको जानकारी दी गई है कि आपको किस प्रकार से जो है वह अशोक 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करता है और पूरे कलिंग को अपने अधिकार में ले लेता है। और उस समय कलिंग का राजा कौन रहेगा? तो आपको नंद राज रहेगा। तो कलिंग में इस भीषण नरसंहार को देख करके जो है अशोक का मन जो है वह बहुत ही ज्यादा विचलित होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मार देता है, महिलाओं को मार देता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब पुरुष जो सैनिक होते हैं उसको एकदम पूरा आत्म एकदम एक तरह से देखा जाता है पूरा सर्वनाश कर देता है। तो जब उसको जो है मन में बहुत विचलित मतलब होने लगता है कि आखिर हमने जो है वह ऐसा क्यों किया और ऐसा करने से हमको आखिर प्राप्त क्या हुआ। ठीक है, तो इस भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय जो है वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और परिवर्तित होने के बाद जो है वो पश्चाताप के लिए यह निर्णय लेगा कि अब जो हम हमेशा के लिए युद्ध को क्या करेंगे? त्याग दे देंगे, या यानी कि युद्ध हम करेंगे नहीं, सबसे जो है मित्रता का भाव जो है वो रखेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे संबंध कैसा रखेगा उसके बाद? तो मित्रता का भाव। तो जो अशोक प्रारंभ में बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक होगा, वो किस आक्रमण के बाद जो है उसका हृदय परिवर्तित होता है और युद्ध नीति को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है? तो वह होता है आपको कलिंग आक्रमण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह ऑलवेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो कलिंग आक्रमण के लिए जो है जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने आपको बताया कि कलिंग का जो है आक्रमण का जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हो रही है। और इस हाथी गुफा अभिलेख का जो है वह निर्माण किसने कराया है? तो आपको इसका निर्माण जो है वह राजा खारवेल ने कराया। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है वह अशोक क्या करेगा कि इस कलिंग आक्रमण के बाद जो है, चलिए यहाँ से लिखते, यहाँ से एरो देते हैं। इस कलिंग आक्रमण के बाद अशोक जो है वह युद्ध नीति को जो है सदा के लिए समाप्त कर देगा। ठीक है, युद्ध नीति को क्या करेगा? त्याग देगा। और युद्ध नीति को त्यागने के बाद जो है वह अपने आप को जो है वह शांत रखने का कोशिश करेगा। यानी कि शांत रखने का कोशिश करने का मतलब ये है कि इसको जो है टेक्निकल टर्म में देखे गए, यानी युद्ध नीति के त्यागने का त्याग कर देगा। तो इसको टेक्निकल टर्म में देखेंगे तो इसको कहा जाता है कि आपको भैरी घोष को जो है स्थान पर धर्म घोष का जो अपना लेता है। ठीक है, किसके स्थान पे? तो भैरी घोष। भैरी घोष मतलब क्या? जो युद्ध नीति है। क्लियर? यानी कि जो आक्रमण करना है, राज को हड़पना है, तो उसे कहा जाता है आपको भैरी घोष। तो भैरी घोष को क्या करेगा? भैरी घोष को जो है त्याग देगा और इसके जगह पर जो है वह कौन सा नीति अपना लेगा? तो धर्म घोष की नीति अपना लेगी। ठीक है, धर्म घोष की नीति जो है वह आपकी स्थापना करेगा। कौन करेगा? अशोक। यह आपको भैरी घोष को त्यागेगा और धर्म घोष को जो अपनाएगा। ठीक है, तो ये किस युद्ध के बाद होता है? तो ये आपका सारा जो है कलिंग आक्रमण के बाद होता है। ठीक, ये धर्म घोष क्या है? कि अशोक ने जो है लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए एक नियम कानून की जो संहिता बनाती है और उसी नियम कानून की संहिता को जो है वह धर्म कहा जाता है। और यह धर्म की नीति जो होता है वह पूरा मतलब स्व नियंत्रण पर आधारित होता है। किस पर नियंत्रण? मतलब खुद को जो है वह शांत रखना है। ठीक है, तो मतलब कैसे अपने आप को नियंत्रित रखना है, तो उसे ही कहा जाता है आपको धर्म घोष। अशोक ने धर्म घोष के अंतर्गत कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहेंगे, व्यक्ति को जियो और जीनो दो का पालन करना चाहिए। मतलब आप भी जिए और हम भी जिएंगे। आपके एरिया या भूभाग पर जो हम किसी प्रकार का आक्रमण करके उस पर हम अधिकार नहीं करेंगे। तो जो राजा यानी जो अशोक प्रारंभ में है बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था, उसका मेन काम था कि लोगों पे राज्य के आक्रमण करना और आक्रमण करके उस राज्य के भूभाग को अपने अधिकार में ले लेना। वही राजा यानी अशोक जो है वह कलिंग आक्रमण के बाद जो है वह युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग देगा और अपने आप को शांत रखने के लिए जो है वह भैरी घोष की जगह पर जो है धर्म घोष की स्थापना कर लेगा। बात समझ में आया? तो आखिर अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गया? सिर्फ भूभाग के लिए क्या अशोक ने अब कलिंग पर आक्रमण किया था या कुछ अन्य कारण भी थे? क्लियर है? या कुछ अन्य कारण भी थे? तो ऐसा माना जाता है कि अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था,
ठीक, ये कलिंग पर जो आक्रमण करेंगे, देखिए कोई भी आक्रमण होता है तो कुछ ना कुछ जो है वह कारण होता है। क्लियर है? जैसे किसी को धन चाहिए तो धन के लूट के लिए आक्रमण करेगा, किसी को भूभाग चाहिए तो आपको भूभाग के लिए आक्रमण करेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अशोक जो कलिंग पर आक्रमण किया था, वह हाथियों के लिए जो है, ठीक है, हाथी प्राप्त करने के लिए जो है वो किया था। किसके लिए किया था? तो हाथियों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, यानी कि एलिफेंट, ये हाथी कौन सा है? तो एलिफेंट, यानी कि हाथी प्राप्त करने के लिए जो है वो कलिंग पर आक्रमण करता है। देखिए पहले आप बोलिए कि हाथी में ऐसा क्या है कि जो है आपको हाथी प्राप्त करने के लिए पूरे एक राज्य को, जो जनता होगी उसको जो है मार काट, सैनिक जो होंगे उसको हत्या कर देते हैं। तो कारण ये है कि जिस प्रकार से अभी देखा जाता है कि जिस देश के पास जो है वह, मतलब एक तरह से देखा जाए तो युद्ध टैंक जो है, यानी तोप जिसको बोलते हैं, जिसके पास जिसकी संख्या ज्यादा होगी वह देश जो है वह शक्तिशाली समझा जाता है। तो उस समय जो है हाथी जो है वह एक तरह से देखा जाए तो तोप यानी टैंक का काम करता था। क्लियर है? यानी कि जिस राजा के पास जो है वह हाथियों की संख्या अधिक होगी, वह राजा जो है वह अत्यधिक शक्तिशाली माना जाएगा। और हम जानते हैं कि कलिंग जो है वो अभी वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? तो कलिंग आपको पड़ेगा उड़ीसा वाले क्षेत्र में। और उड़ीसा जो है वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में क्या है? जंगल है। और जब जंगल है काफी मात्रा में, तो वहाँ पे जो है हाथी जो है वो अत्यधिक पाए जाएंगे। और उन्हीं हाथी को प्राप्त करने के लिए अशोक जो है वह कलिंग पर आक्रमण करता है। तो कलिंग पूरे एरिया पर तो आक्रमण नहीं करेगा, तो कलिंग का कोई भी क्षेत्र जो है या भूभाग जो है, तो वहाँ के राजधानी से वहाँ से शासन प्रशासन चलता है। तो कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करता है और उस पूरे कलिंग को जो है वो अपने अधिकार में ले लेगा अशोक। चूंकि वह बाद में जो है पश्चाताप करने के लिए युद्ध नीति को त्याग दे रहा है और उसके जगह पर जो है धर्म घोष की स्थापना कर रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि अशोक का जन्म जो है वह 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में होता है। इसके पिता का नाम बिंदुसार, इनके माता का नाम शुभदांगी है। क्लियर है? और बौद्ध ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि यह अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल देता है। और वह कुआं जो है आज के मतलब आगम कुआं का नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान पटना में स्थित है। और यह जो है आपको जब भाइयों को मार देगा, जब अकेले बनेगा तो अपना राज्याभिषेक खुद कर लेगा 269 ईसा पूर्व में। और राज्याभिषेक के ठीक 8 साल यानी कि 8वें साल जो है वह कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण करता हाथी को प्राप्त करने के। और उस समय जो कलिंग के राजा नंदराज होते हैं। क्लियर? और इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त हो रही है? तो इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसे जो है वह खारवेल के द्वारा बनाया गया था। और इस आक्रमण के बाद पूरे तरह से जो है युद्ध नीति को त्याग देगा और भैरी घोष की जगह पर जो है धर्म घोष की स्थापना कर लेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको जो है वह समझ में आया। तो यानी कि जो अशोक जो है युद्ध नीति को त्याग देगा और अपने आप को जो है वह शांत रखने का कोशिश करेगा। क्लियर है? क्या करेगा? अपने आप को जो है वह शांत रखने का कोशिश करेगा। तो शांत रखने के लिए जो है, यह मतलब अपने परिवार में इसका एक भतीजा रहेगा। ठीक है? और वह भतीजा जो है वो कौन था? उस भतीजे का नाम जो है, यानी कि अशोक का जो भतीजा रहेगा, उस भतीजे का, यानी भतीजा मतलब चाचा का बेटा, उस भतीजे का नाम था निग्रोध। ठीक, क्या नाम रहता है? निग्रोध। तो वह निग्रोध से कहता है अशोक, ठीक है, ये निग्रोध से कौन कहेगा? अशोक कहेगा कि मेरा मन जो है बहुत ही ज्यादा विचलित हो रहा है। ठीक है, मन क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। हम जो युद्ध नीति को तो त्याग दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है वह शांत नहीं हो पा रहा है। और इसकी जो है वह 5 पत्नियां होंगी। क्लियर है? 5 पत्नियां होंगी, जिसका नाम होता है अश्विंता देवी, कारुबाकी और पद्मावती और नित्या रक्षक। तो यह अपनी पत्नी से भी कहेगा कि जो है यार इसके सबसे ज्यादा प्रभाव जो है उसकी पत्नी कारुबाकी के ऊपर रहता है। और कारुबाकी के कहने पर ही जो है आपको युद्ध नीति को क्या करता है? हमेशा के लिए त्यागता है। और युद्ध नीति त्यागने के बाद भी जो है अशोक का मन शांत नहीं हो पाता है, तो अपने भतीजा से कहेगा कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें? तो निग्रोध कहेगा ठीक है, एक आप काम कीजिए कि आप जो है बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। क्या करेंगे? तो बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। क्योंकि जो है बौद्ध धर्म में निग्रोध कहता है कि आप जब बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं? बहुत ही ज्यादा शांत रख सकते हैं। और आपका जो मन विचलित हो रहा है वह आपको मन विचलित नहीं होगा। और यह पश्चाताप का जो है सबसे अच्छा तरीका है। तब अशोक क्या करेगा? जो है निग्रोध के कहने पर जो है बौद्ध धर्म को अपना लेगा। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म को कब अपना रहा है? तो कलिंग आक्रमण के बाद अपना रहा है। जब बौद्ध धर्म को अपनाएगा तो बौद्ध धर्म को जो है शिक्षा भी प्राप्त करेगा अशोक। तो जब शिक्षा इसकी होगी, वह शिक्षा जो है वो किससे प्राप्त करती है? तो उपगुप्त से जो है वह शिक्षा प्राप्त करेगा। बात समझ में आया? उपगुप्त क्या करेगा? ठीक है, इसको यानी कि बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा देगा। किसे देगा? तो अशोक को देगा आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा।
और ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है अशोक क्या करता है कि हमेशा के लिए जो है वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब यह अभी बौद्ध धर्म को अपना रहा है तो इसके पहले जो है वह किस धर्म को मानते थे? हमने इसके जो पूर्वज होंगे यानी इसके दादा जो होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, हमने देखा था कि वो जैन धर्म को अपनाए थे। इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था यानी उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानते थे। तो क्या मौर्य वंश का जो तीसरा शासक जो अशोक है वह बौद्ध धर्म को अपनाने के पहले वो कौन सा धर्म अपनाए हुए थे? ठीक है, तो यह प्रश्न उठता है। तो अशोक जो है वह शुरुआत में क्या करेगा? अशोक जो है वह शुरुआत में यह अशोक क्या करेंगे कि शुरुआत में जो है वह ब्राह्मण धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, किस धर्म को? ब्राह्मण धर्म को। और इस कलिंग आक्रमण के बाद जो है यह ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके ठीक है किस धर्म को अपना लेंगे? तो अभी जो है यह बौद्ध धर्म को। तो यह हो गया आपको प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में कौन सा धर्म अपना के रखता है? तो ब्राह्मण धर्म। और ब्राह्मण धर्म के बाद जो है कलिंग आक्रमण के बाद जब पश्चाताप के लिए जो है कौन सा धर्म अपना लेगा? तो बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त होगी? तो उपगुप्त से। और उपगुप्त ही जो है अशोक को जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है। बात समझ में आया? तो अशोक का जो बौद्ध धर्म था उसका वो व्यक्तिगत धर्म रहेगा। ठीक है, यह अशोक का जो बौद्ध धर्म होगा, ठीक है, यह बौद्ध धर्म जो अशोक का होगा, यह अशोक का क्या होगा? आपको व्यक्तिगत धर्म होगा। ठीक है, यह आपको व्यक्तिगत यानी कि ऐसा नहीं है कि यह जो है वो सभी को बोलेगा कि नहीं सब जो लोग जो है वह बौद्ध धर्म ही अपना लो। तो अशोक का बौद्ध धर्म जो है उसका व्यक्तिगत धर्म रहेगा। ठीक है, व्यक्तिगत धर्म रहेगा। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को जो है राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि राजकीय धर्म कहने का अर्थ ये है कि ऐसा वो नहीं कहेगा कि जो हमारे राज्य में अगर रहना है तो आपको बौद्ध धर्म ही अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो राजकीय धर्म के रूप में इसे कभी भी घोषित नहीं किया। किंतु अशोक जो है यह क्या करेगा कि बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण देगा। ठीक है, अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देगा, मतलब जितना ज्यादा हो सके ठीक है बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार आगे चल के करेगा। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म का जो है वह संरक्षण आपको अशोक देता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने समझ में आया कि अशोक जो है बौद्ध धर्म क्यों अपनाता है, किसके कहने पे अपनाया और इसकी शिक्षा जो है वह किसके द्वारा जो है वह दी गई। और इसका जो बौद्ध धर्म का जो ये धर्म जो था वो इसका व्यक्तिगत धर्म रहेगा। इसे कभी भी राजकीय धर्म में आपको घोषित नहीं करेगा, लेकिन बौद्ध धर्म को संरक्षण यह देगा। हमने यहाँ तक समझ रखा। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में जो है वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। अभी जब बौद्ध धर्म को अपना लेगा, संरक्षण देगा, तो यह जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी जो है वह अपने राज्य के कई लोगों को जो है वह दूसरे दूसरे जगह पे जो है भेजेंगे। ठीक है, जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम में जो पूछा जाता है वह आपका इसका पुत्र और पुत्री के बारे में। क्लियर? तो इसका पुत्र रहेगा, इसका नाम रहेगा महेंद्र। ठीक है, अशोक के पुत्र का नाम रहेगा महेंद्र और इसको जो पुत्री होगी ठीक है वह होगी संघमित्रा। तो यह अपने पुत्र और पुत्री को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वह कहाँ भेजेगा? तो ये दोनों को जो है वह श्रीलंका भेजेगा। ठीक है, यानी कि पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को जो है वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजेगा? तो आपको श्रीलंका भेजेगा। बात समझ में आ रहा है? तो श्रीलंका किस लिए भेज रहा है? तो बौद्ध धर्म के जो है प्रचार के लिए। ठीक, इसके अलावे जो है ठीक है इसके अलावे जो है राज्य के कई लोगों को भी जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूसरे दूसरी जगह भेजा जाता है। जब यह श्रीलंका जब भेजेगा तो श्रीलंका के जो वहाँ के नरेश यानी कि जो राजा होंगे ठीक है वहाँ का जो राजा होते हैं वह राजा सिंगली संप्रदाय को छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ के यानी कि जो राजा श्रीलंका का जो राजा होंगे वह उस समय जब भेजने के पहले या यहाँ का राजा जो है कौन सा संप्रदाय को मानेगा? तो सिंगली संप्रदाय। बात समझ में आ रहा है? ये आपका सिंगली संप्रदाय। और ये सिंगली संप्रदाय को छोड़ करके ठीक है कौन सा संप्रदाय? तो सिंगली संप्रदाय। और यहाँ का राजा जो है सिंगली संप्रदाय को छोड़ करके ठीक है यह अभी जो है क्या करेगा? सिंगली संप्रदाय को छोड़ देगा और सिंगली संप्रदाय को छोड़ करके यहाँ का राजा जो है वह भी ये भी बौद्ध धर्म को ही अपना लेता है। बात समझ में आया? बौद्ध धर्म को अपना लेगा और यहाँ का श्रीलंका में भी जो है वह बौद्ध धर्म का जो है काफी ज्यादा प्रचार प्रसार करेगा। इसीलिए अशोक जो है वह अपने मतलब पुत्र और पुत्र यानी बेटा और बेटी को ही जो है श्रीलंका में भेजता है आपको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बात समझ में आया? और मतलब इनके पुत्र और पुत्री के बात सुन करके वहाँ का राजा भी जो है वह अपना मन बदल लेता है और वह अपना धर्म ही परिवर्तित करके जो है सिंगली संप्रदाय से कहाँ किस में आ जाएगा? तो बौद्ध धर्म में आएगा। इसके अलावे जो है ये तो बात हो गया आपका पुत्र और पुत्री के बारे में कि प्रचार प्रसार के लिए भेजता है।
इसके अलावे भी जो है वह कई राज्य के कई लोग जो है वो धर्म प्रचारक के रूप में अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे हमने देख लिया कि महेंद्र और संघमित्रा जो है वह श्रीलंका जाएंगे। इसके अलावे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ही ज्यादा पूछता है प्रश्न में। ठीक है, फिर भी हम लोग एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। आपको महाराष्ट्र जो है आपको भेजेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र किसे भेजा जाता है, ये सारे जो है वो किसके लिए भेजा जा रहा है, तो आपको प्रचार के लिए। किसके प्रचार के लिए, तो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, क्योंकि वह बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहा है। लेकिन वो उसका व्यक्तिगत धर्म है, वह जबरदस्ती नहीं करता था कि आपको बौद्ध धर्म आपको अपनाना ही अपनाना, आपका मन है तो अपनाइए और मन नहीं है तो नहीं अपनाइए। क्लियर है। यानी एक वह मतलब धार्मिक रूप से देखा जाए तो वह सहिष्णु मतलब सहिष्णु था। सहिष्णु कहने का अर्थ ये होता है कि वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सब धर्म का जो है वह सम्मान करेगा। इसलिए जो है वह जबरदस्ती जो है बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसी को आपको नहीं कहेगा। तो महाराष्ट्र में जो है वह आपको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा जाएगा, तो महाधर्म रक्षित को यहाँ भेजा जाता है। किसे भेजा जाता है, महाधर्म रक्षित को। यानी ये महाधर्म रक्षित जो है आपको धर्म प्रचारक के रूप में जो है महाराष्ट्र जाएंगे। बात समझ में आए। इसके अलावा भी देखा जाए तो आपको स्वर्ण भूमि उस समय का जो है आपको जगह का नाम है स्वर्ण भूमि देश। यहाँ पे किसको भेजा जाता है, यहाँ भेजा जाता है आपको सोना और उत्तरा को। क्लियर है, किसे, सोना और उत्तरा को। ये सभी जो है आपको धर्म प्रचारक है। क्लियर, ये सभी धर्म प्रचारक है और ये सभी जो आपको मतलब देश उस तरह उस समय तो देसी कहेंगे, मैंने सब अलग अलग उस समय के राजा थे। तो सोना और उत्तरा को जो है स्वर्ण भूमि भेजा जाता है। वही अगर देखें यवन देश यानी यूनान। ठीक है, तो यवन देश में किसको भेजा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो आपको महारक्षित को भेजा जाता है। महारक्षित को जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन देश भेजा जाता है। आपका मैसूर यानी कर्नाटक वाला जो एरिया है, मैसूर में किसे भेजा जाता है, तो महादेव को भेजा जाता है। क्लियर है, महादेव को भेजा जाता है। हिमालय जो क्षेत्र क्षेत्र है आपका उत्तरी पूर्वी वाला एरिया, ठीक है, हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में जो है वह किसे भेजा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो इसे भेजा जाता है मंजिम को। ठीक है, मंजिम को। इसके अलावे जो है आपको कश्मीर और गंधार यानी कि आपको अफगानिस्तान वाला पाकिस्तान वाला एरिया जो है, यानी कश्मीर में और गंधार वाले एरिया में, कश्मीर एंड गंधार, यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा जाता है, तो यहाँ आपको मंझांतिक को भेजा जाता है। मंझांतिक, ठीक है, मंझांतिक को भेजा जाता है। तो इस प्रकार से जो है वह अशोक क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को संरक्षण देंगे और इसके प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजते हैं, और वहां के राजा जो है यानी नरेश जो है सिंगली संप्रदाय को छोड़ करके फिर बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि श्रीलंका में जो है वह बौद्धिस्ट लोग जो है वह काफी ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावे भी जो है वह अशोक जो है वह इसके मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र में जो है महाधर्म रक्षित को भेजेंगे, स्वर्ण भूमि में आपको सोना और उत्तरा को भेजेंगे, यवन देश यानी यूनान वाले जो एरिया है वहाँ पे महारक्षित को भेजा जाता है, मैसूर यानी कर्नाटक वाला जो एरिया है महादेव को भेजा जाता है। हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा, जैसे आपको उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। क्लियर, तो ये सभी जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसमें जो आपको मंझिम को भेजा जाता है, और कश्मीर और गंधार वाला क्षेत्र जो है वह आपको मंझाती को भेजा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मतलब अशोक जो है वह किस प्रकार से जो है एक क्रूर शासक से कैसे जो है आपका एक मतलब धार्मिक व्यक्ति बन जाता है, और वह अपने आगे चल करके जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। क्योंकि प्रारंभ में वो बौद्ध धर्म को अपना नहीं अपनाता, प्रारंभ में किस धर्म को अपनाता है, ब्राह्मण धर्म को, और बाद में चल करके वह जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाए। यहाँ तक हमने समझ लिया। अभी यह जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक जो है वह क्या करता है, एक धर्म यात्रा प्रारंभ करेगा। ठीक है, अशोक क्या करेंगे, अशोक जो है वह आगे चल करके बौद्ध धर्म अपना लिया है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा है। ठीक, और प्रचार प्रसार करने के लिए जो अपने राज्य के कई लोग और अपने पुत्र और पुत्री को भी जो है वह श्रीलंका भेजता है और अन्य जगह पे भी भेजा जाता है। तो अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है एक धर्म यात्रा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, धर्म यात्रा। और यह धर्म यात्रा कब प्रारंभ करेंगे, ठीक है, तो 8वें वर्ष यानी कि राजाभिषेक के 8वें वर्ष। राजाभिषेक का 8वां वर्ष कब हो जाएगा, यानी कि आपको हमने पीछे ही आपको बताया ये यानी कि 261 ईसा पूर्व,
यानी कि उसी 8वें वर्ष यानी कि एक धर्म यात्रा प्रारंभ करेगा। ठीक है, धर्म यात्रा कब प्रारंभ कर रहा है? तो 261 ईसा पूर्व यानी कि 8वें वर्ष जो है वह धर्म यात्रा प्रारंभ करेगा। और इस धर्म यात्रा में जो है वह कई जगह पर यानी कि जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने जगह है और लगभग लगभग जो है सारे जगह पर जो है वह यात्रा करेंगे। और इसका जो है एक बहुत बड़ा जो है वह राजा के साथ जुलूस निकलेगा। और ऐसा माना जाता है कि इस धर्म यात्रा में जब मतलब राजा जब चलता है तो राजा के ऊपर जो है मतलब तोता जो होता है पैरोट, पैरोट को जो है वह इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि वो पैरोट जो है इनके मतलब कि सिर के ऊपर जो है वह चलते रहेंगे यानी उड़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वह राजा लोग का जो है उस समय जो यात्रा निकाली जाती थी। तो यह धर्म यात्रा कब प्रारंभ करता है अशोक? तो 261 ईसा पूर्व। और इस धर्म यात्रा के दौरान जो है वह कई स्थान पे जो महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है, ठीक है, तो उस यात्रा में अगर क्रम देखें किस किस स्थान पर जो है यह आपको यात्रा में जाएंगे तो सबसे पहला जाता है आपका बोध गया में। ठीक है, और हम जानते हैं कि बोध गया किससे संबंधित है? तो बोध गया जो है वह महात्मा बुद्ध को यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था? तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया। तो सबसे पहले क्रम में जो है आपको बोध गया में जाएंगे, बोध गया के बाद जो आपको वह कुशीनगर में जाएंगे। ठीक है, ये तो कभी कभी आपको क्रम ही पूछा जाता है। कुशीनगर में जाएंगे, कुशीनगर के बाद आपको लुम्बिनी में। ठीक है, हम जानते हैं कि बोध गया में जो है वह महात्मा बुद्ध से ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, कुशीनगर में जो है उनकी निर्वाण हुआ था यानी कि मृत्यु प्राप्त हुआ था उनको। ठीक है, लुम्बिनी जाएंगे, लुम्बिनी में जो है आपको महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी नगर। इसके अलावे भी देखें जो अगला जो है आपको कपिल वस्तु में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे? कपिल वस्तु में। क्लियर है, कपिल वस्तु में जाएंगे। और इसके बाद जो है आपको सारनाथ जाएंगे, सारनाथ में जो है वो सबसे ज्यादा उपदेश दिया गया था किनके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा। और सारनाथ के बाद जो है वह श्रावस्ती जाएंगे, और श्रावस्ती में जो है वह मतलब सबसे पहला उपदेश दिया गया था। और अंगुलीमाल डाकू को भी जो है वह ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है आपको अशोक के द्वारा जो 261 ईसा पूर्व में जो धर्म यात्रा प्रारंभ होगा वह धर्म यात्रा जो है आपको पहले बोध गया की यात्रा किया जाएगा, कुशीनगर की यात्रा की जाएगी, उसके बाद लुम्बिनी की यात्रा की जाएगी, उसके बाद कपिल वस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। ये तो आपको क्रम है। ये आपको क्रम जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखें। अच्छा, इसमें जो आपको दो जो है वह इंपॉर्टेंट है, एक आपका बोध गया वाला। ठीक है, 8वें वर्ष तो आपको प्रारंभ करता है तो क्या एक ही बार में कंटिन्यूस सारे जगह चला जाएगा? ऐसा नहीं है। ये बोध गया जो है इसकी यात्रा आपको 10वें वर्ष करेगा। ठीक है, 10वें वर्ष। क्लियर है, और ये लुम्बिनी की यात्रा जो है ये आपको 20वें वर्ष करेगा। ये दोनों पूछा जाता है, प्रश्न में पूछता है कि लुम्बिनी की यात्रा धर्म यात्रा के अनुसार जो है कितवें वर्ष में? तो 20वें वर्ष में। और बोध गया का जो है वह कैवें वर्ष में? तो आपको यह 10वें वर्ष में करता है। अशोक ने अपने शासन काल में जो है 10वें वर्ष में सर्वप्रथम, ठीक है, यह आपको बोध गया में जो है सर्वप्रथम ही है। ठीक है, 10वें वर्ष में सर्वप्रथम जो है बोध गया की यात्रा करेगी। और इसी बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे यानी फल्गु नदी के किनारे। और उसके बाद जो है 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी ग्राम में आपका उस यात्रा करेंगे 20वें वर्ष में। और ये 20वें वर्ष में जो यात्रा करेंगे, ठीक है, लुम्बिनी में, तो लुम्बिनी को जो है वह क्या करेगा? टैक्स फ्री कर देगा। ठीक है, वहां से टैक्स फ्री कर देगा। और टैक्स के रूप में जो है वह मात्र जो है वह कितना टैक्स लेने का मतलब निर्णय कर देगा कि 1/8वां भाग। ठीक है, यानी कि 8 भाग का अगर उत्पादन होता है तो उसका 1 भाग ही जो है वो आपको कर के रूप में आपको राजा को देना है। और यही जो आपको टैक्स फ्री करता है, बहुत सारे भूभाग को टैक्स फ्री कर देगा, युद्ध का नीति त्याग देगा। और यही आगे आगे चल करके जो है वह मौर्य वंश का जो है सबसे बड़ा पतन का कारण बनता है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने समझा कि अशोक जो है वह बौद्ध धर्म अपनाने के बाद एक धर्म यात्रा प्रारंभ करता है। और उस धर्म यात्रा में क्रम देखा जाए तो सबसे पहले बोध गया जो कि 10वें वर्ष यानी कि राजाभिषेक के 10वें वर्ष, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी 20वें वर्ष की यात्रा करता है। वहां यात्रा करने के उपरांत जो है वो टैक्स फ्री कर देगा और 1/8 भागी टैक्स लेने का आपको डिसीजन करेगा। उसके बाद कपिल वस्तु, उसके बाद सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती जो है वह क्या करेंगे? इस यात्रा का जो है आपको क्रम में यात्रा करते चलेंगे। क्लियर है? अशोक के शासन काल में और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो अशोक के शासन काल में ही जो है वह तीसरी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति। और हम जानते हैं कि बौद्ध संगीति जो है टोटल कितना हुआ था? बौद्ध संगीति जो है टोटल जो है वो आपको 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, आपको याद है कि भूल गए? चलिए, भूल गए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं आपको बता देंगे, अभी रिवीजन करा देंगे। तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासन काल में हुआ था 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, किस स्थान पर होगा? तो पाटलिपुत्र में। बात समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा है कि किस राजा के समय जो है वह कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था, इसलिए उसको हम सबसे पहले बौद्ध धर्म को ही पढ़ा। क्लियर है? तो 255 ईसा पूर्व में जो है तीसरी बौद्ध संगीति होती है, और उस समय जो है आपको पुरोहित के रूप में, यानी कि ये तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हो रहा है? तो आपको अशोक के समय में हो रहा है। और उस समय जो है पुरोहित यानी पंडित के रूप में जो है कौन रहेंगे? तो आपको मोगली पुतिस गोसाल। ठीक है, कौन रहेंगे? मोगली पुतिस गोसाल। और ये मोगली पुतिस गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जिसे जो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला कौन था? तो अशोक का पिता बिंदुसार। और यही कारण है कि मोगली पुतिस गोसाल को तीसरी बौद्ध संगीति में जो है वह क्या किया जाता है? यानी पुरोहित यानी अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है, मतलब उसके सम्मान देने के लिए। ठीक है, यानी अपने पिता के जो मतलब धर्म के जो संस्थापक रहेंगे उनको सम्मान देने के लिए तीसरी बौद्ध संगीति में जो है अध्यक्ष के रूप में आपको बनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, आपको जो है चार बौद्ध संगीति तो आपको याद नहीं होगा, चलिए हम आपको याद करा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। पहला बौद्ध संगीति हमने आपको बताया था कि 483 ईसा पूर्व हुआ था, और यह किस स्थान पे हुआ था? तो आपको यह पहला हुआ था आपको राजगीर में। ठीक, और उस समय जो है मगध के राजा कौन रहेंगे? तो अजात शत्रु। याद आ रहा है? ठीक, ये सभी हम पढ़ा चुके हैं। और पुरोहित के रूप में जब कौन रहेगा? तो महाकश्यप। महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीति जो ठीक इसके 100 साल के बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व हो जाएगा ना, 100 साल के बाद, यानी 383 ईसा पूर्व के बाद, 383 ईसा पूर्व में जो है दूसरी बौद्ध संगीति होती है। और किस स्थान पे किया जाता है? तो वैशाली में। उस समय जो है आपको राजा कौन होंगे मगध का? तो आपको कालाशोक। ये सभी जो है बौद्ध धर्म को ही मानने वाले लोग हैं। ठीक है, और उस समय पुरोहित कौन रहेगा? तो सावक मीर। सावक मीर। तीसरा बौद्ध संगीति हमने ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो अब बाकी रहा चौथी बौद्ध संगीति। तो चौथी बौद्ध संगीति जो है वह प्रथम शताब्दी में होता है। ठीक है, कब होगा? प्रथम सदी में। और उस समय जो है यह किस जगह पे किया जाता है? तो कुंडल वन में। यह अभी आगे आएगा तो वहां पर भी हम देख लेंगे। कुंडल वन कहाँ पड़ता है? आपको कश्मीर में पड़ेगा। कश्मीर में पड़ेगा। और इस समय जो आपको राजा जो होंगे वह कनिष्क होंगे। कौन होंगे? कनिष्क। और इसी कनिष्क को जो है वह अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, अशोक द्वितीय। अशोक द्वितीय, ये अशोक अलग है और ये अशोक अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस समय जो है वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहेंगे। और अध्यक्ष के रूप में कौन रहेगा? तो अध्यक्ष में हमने आपको पहले भी बताया था कि वसुमित्र रहेंगे। वसुमित्र। और उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है, उपाध्यक्ष के रूप में कौन रहेंगे? तो उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष रहेंगे। ठीक है, अश्वघोष रहेंगे। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है वह तीसरी बौद्ध संगीति जो है किसके शासन काल में होता है? तो आपको अशोक के शासन काल में। क्लियर है? कब होता है? 255 ईसा पूर्व जो है वह अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति होगी। क्लियर है? अच्छा, इस समय के जो है आपको बौद्ध यानी कि अशोक के शासन काल में जो है अगर मुद्रा भी कभी कभी पूछा जाता है तो इस समय जो है मुद्रा जो आपको सोना का भी रहेगा। क्लियर है? चांदी का भी रहेगा। मुद्रा मतलब पैसा, और तांबा का भी रहेगा। लेकिन उस समय सोना, तांबा और चांदी नहीं कहा जाता था। सोना को कहा जाता था स्वर्ण। क्लियर है? चांदी को कहा जाता था कसारपन। कसारपन। क्लियर है? और तांबा को कहा जाता था काकनी। क्या कहा जाता था? काकनी। तो इस समय की जो मुद्रा होगी, ठीक है, वह मुद्रा जो है वह सोने की भी होगी, चांदी की भी होगी और तांबे की भी होगी। लेकिन मुद्रा को जो है वह सोना, चांदी और तांबा नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपको स्वर्ण कहा जाएगा, कसारपन कहा जाएगा और काकनी कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए और आगे हम देखते हैं। देखिए, अशोक के हम जानते हैं कि अशोक के जो पिता है बिंदुसार, वो बिंदुसार जो किस धर्म को मानते हैं? आपको आजीवक संप्रदाय को। और इसी आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक मोगली पुतित गोसाल, उसे भी जो है तीसरी बौद्ध संगीति में जो है वो अध्यक्ष के रूप में बनाया, ये भी हमने देखा। तो अशोक भी जो है वो आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है बहुत ही सम्मान देखते थे। तो इसलिए क्या करेगा कि अशोक जो है वो आगे चल करके जो है वो आजीवक संप्रदाय के लोगों को, आप गया में ही स्थित एक बराबर पहाड़ के 4 गुफाओं को जो है वह दान में दे देता है। ठीक है, तो किसे दान में देगा? तो आजीवक जो संप्रदाय के लोग होंगे, आजीवक संप्रदाय के जो लोग होंगे, ठीक है, लोगों को क्या करेगा? गया के जो है कहाँ पे? गया। गया कहाँ पे है? आपको बिहार का एक जिला है और मैं गया का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, किस जिला का मैं रहने वाला हूँ? तो गया डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूँ।
और ये जो बोध गया जो देख रहे हैं ना, ये हमारे घर से जो है मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो और ये बराबर पहाड़ जो है वो आपको बेला जगह का नाम है। ठीक है, और बेला से जो है वह मुश्किल से मतलब 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। तो गया में जो आपको बराबर पहाड़ रहेगा, और यही बराबर पहाड़ के जो है वह 4 गुफाओं का, ठीक है, बराबर पहाड़ में जो है वह 4 गुफा जो है वह आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है वह दे देंगे। ठीक, और वह 4 गुफा कितने गुफा का देते हैं, तो 4 गुफा को। और यह 4 गुफा कौन कौन होगा, तो पहला गुफा का नाम है आपका सुदामा। ठीक है, सुदामा। दूसरा गुफा का नाम रहेगा आपको कर्ण। तीसरा गुफा का नाम रहेगा आपको चोपड़ा। ठीक है, चोपड़ा। ठीक है, यानी चौपाड़। और चौथा गुफा का नाम रहेगा आपको विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। तो आपको बात समझ में अब आ रहा है कि अशोक जो है वह आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया के बराबर पहाड़ में जो है 4 गुफाओं को क्यों दान में दे रहा है। ठीक है, इसका कारण यह है कि अशोक के जो पिता रहेंगे चंद्रगुप्त, सॉरी, अशोक के जो पिता रहेंगे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, यह बिंदुसार जो है वो किस धर्म को मानता है, तो आजीवक संप्रदाय को मानता है। और उसी के सम्मान में जो है आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है गया के बराबर पहाड़ में 4 गुफाओं क्या करेंगे, वह दान में दे देंगे। ठीक है, और वह 4 गुफा कौन कौन है, तो आपको सुदामा है, कर्ण है, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी जो है, इन 4 गुफाओं को क्या करेंगे, वह दान में दे देंगे। बात समझ में आया। तो इसके बाद और अगर हम इसके अशोक के बारे में आगे चले, तो अशोक के बारे में हमने आपको बताया कि इसकी जो है टोटल पत्नियां यानी कि वाइफ जो है वह कितनी थी। इसकी टोटल पत्नियां जो है वह 5 पत्नियां थी। ठीक है, कितने पत्नियां रहेंगे, 5 पत्नियां। और ये 5 पत्नियों में 5 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं, 5। ठीक, और ये 5 पत्नियां का जो है नाम क्या क्या है, तो चलिए इनका नाम भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसकी पत्नी कारूबाकी का, जो हमने चर्चा भी किया है। तो इसकी पत्नियां में जो है 5 पत्नियां कौन कौन थी, तो आपको एक थी आपको अजदीनता। ठीक है, अजदीनता। दूसरी पत्नी का नाम था देवी। ठीक है, तीसरी पत्नी का नाम था आपको करू, ठीक है, करुवाकी। ठीक है, ये करुवाकी। चौथी पत्नी का नाम था आपको पद्मावती, पद्मावती। और 5वीं पत्नी का नाम था आपको नित्या रक्षक, नित्या रक्षक। अभी तो एक पत्नी नहीं होता है, उस समय जो है राजा के 5 5 पत्नियां हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन इस पे जो इस कारुवाकी को मैंने इसलिए इसको रौन किया हो कि ये कारुवाकी का जो है सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वह अशोक पर होगा। ठीक है, यानी कि कारुवाकी और अशोक पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, किसका प्रभाव होगा, आपको कारुवाकी का, यानी 5 पत्नियां में। ठीक, अशोक पर जो है वह सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। और इसी के कहने पर जो है अशोक क्या करते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जो है वह युद्ध को जो हमेशा के लिए क्या कर देंगे, आपको युद्ध को जो है वह त्याग देंगे। ठीक, और युद्ध को त्याग के बाद जो है वह भैरी घोष की जगह पर जो है आपको कौन सा नीति अपना लेगा, तो धर्म घोष की नीति को जो है अशोक आपको अपना लेगा। तो किसके कहने पर अपनाता है, तो आपको पत्नी कारुवाकी के कहने पर, कारुवाकी का ही बात वो अशोक सबसे ज्यादा सुनता है। सब होता है ना, 5 को पत्नी है तो कोई तो एगो फेवरेट रहेगा, तो कारुवाकी जो है सबसे फेवरेट रहती है, और उसी के कहने पर अशोक जो है युद्ध को हमेशा के लिए त्याग देता है और धर्म घोष की नीति को अपना लेगा। क्लियर है। उसके बाद तो फिर बौद्ध धर्म को अपना ही लेता, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करेगा। ठीक है, जो कि हम आज मतलब इसके पहले हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, इसके आगे हम अगले क्लास में देखेंगे, और हम लोग स्लो धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन समझते हुए पढ़ेंगे। अभी एग्जाम का जो है बहुत समय है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो है एग्जाम से पहले जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, आपका जीके का जो है पूरा थ्योरी में बता दूं। ठीक है, मैथ का क्लास जो हमारे चैनल पे चल ही रहा है, मैथ जब कुछ क्लास हो जाएंगे उसके बाद हम आपका रीजनिंग का भी क्लास हम प्रारंभ करेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, तो हमको और अच्छा लगेगा। क्लियर है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।